हमारे साथ इस वक्त राज्य की राजधानी लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। जी धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी लखनऊ, और बीते दिनों लखनऊ के जो हालात रहे, लोगों ने इसको यूपी का वुहान तक कहकर पुकारा। मसलन लगातार रिकॉर्ड तोड़ यहां मामले सामने आते रहे। बेड्स की कमी से जूझे, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी। इतना ही नहीं, शमशान घाटों पर अगर आप जाएं तो लोगों ने यह भी तस्वीर देखी कि इलेक्ट्रिक क्रेमेशन में चिमनियां तक फूक गईं। इस कदर यहां पर लोगों की मृत्यु भी हुई है। लेकिन फिलहाल ताजा स्थिति की बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से लखनऊ कहां पर है और इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या पीक निकल चुका है? कितने संक्रमित मामले फिलहाल डिस्ट्रिक्ट में हैं अभी? देखिए, जनपद लखनऊ देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी है और अगर आप वर्तमान की बात करें तो इस जनपद के शहरी क्षेत्र की आबादी लगभग 5 मिलियन है, 50 लाख के करीब, और देहात क्षेत्र में भी लगभग 25 लाख की आबादी है। तो इस लिहाजे से भी एक बड़ा जनपद है। इसके साथ ही साथ राजधानी होने के नाते यहाँ की मोबिलिटी भी सबसे ज़्यादा रहती है। हमारे अगल बगल के जनपदों के या अन्य जनपदों के भी, एनसीआर से लेकर के पूर्वांचल तक के भी हायर रेफरल फैसिलिटीज़ के लिए कोविड के चिकित्सा के लिए भी यहाँ पे मरीज आते हैं। अगर आप पीक की बात करें तो ये मिड अप्रैल में जनपद लखनऊ में पॉजिटिविटी रेट पीक पे था, जो कि 30 के ऊपर गया था। अर्थात प्रति 100 जो टेस्टिंग की जा रही थी, इसमें 30 या उससे अधिक व्यक्ति कोविड घनात्मक आ रहे थे। वर्तमान में आज 15 मई है, कल 14 मई की अगर आप पॉजिटिविटी की बात करें तो ये 4 के आसपास आ गया है, अर्थात ये 5 के नीचे जा चुका है। अर्थात प्रति 100 टेस्ट आपके 5 व्यक्ति कोविड घनात्मक आ रहे हैं। यही कारण है कि पीक पे जहाँ पे कोविड घनात्मक व्यक्तियों की संख्या 6500 तक आ रही थी, अब वो 650 तक आई है। हमारी टेस्टिंग हमेशा से ज़्यादा रही है और इसी स्ट्रेटजी पे हम आगे भी बढ़ रहे हैं। जो TTT का फॉर्मूला है, जिसमें ट्रैकिंग, टेस्टिंग एवं ट्रीटमेंट, इस पूरे प्रोटोकॉल का अक्षर से पालन किया जा रहा है। जो कोविड पॉजिटिविटी रेट है वर्तमान में 5 से नीचे है। हमारे यहाँ अगर आप कोविड के कंट्रोल के मेजर्स की बात करें तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य है हमारी RRTs के माध्यम से सर्विलांस का वर्क, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग का वर्क, अर्थात टेस्टिंग का हर घर तक हमारी टीमें जा रही हैं। टेस्टिंग का आपने जिक्र किया, 3T के हर एक एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे, लेकिन टेस्टिंग में लोगों को एक बहुत बड़ी शिकायत जो रही प्रशासन से वो ये कि प्राइवेट लैब में टेस्ट नहीं हो रहे थे। क्या अब भी वो स्थिति बरकरार है? लोगों का ये कहना था कि अगर हम होम आइसोलेशन में हैं या हमें सिम्टम आ रहा है तो हमारा कोई टेस्ट करने वाला नहीं है, अस्पतालों में भीड़ है, हम कहाँ जाएं, कहाँ लाइन लगाएं? मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइवेट लैब्स में हमेशा टेस्टिंग हुई है और यहाँ तक कि उनके द्वारा घर पे जाकर के भी जो व्यक्ति नहीं आ पा रहे थे उनके सैंपल्स भी लिए गए हैं। इसी प्रकार से जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, जो RRTs हैं, ये भी 100% मोबाइल होकर के आज वर्तमान में हमारे पास 211 RRTs हैं। इसके साथ ही साथ हमने एक नया चेतक RRT के कॉन्सेप्ट को कल से लॉन्च किया है, जो कि एक विशेष अभियान के रूप में है। ये चेतक RRTs आपकी मोटरसाइकिल पे हमारी स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारी रहते हैं, जो कि दूरस्थ इलाकों तक, गांव देहात तक, हमारे मजरों हर घर तक ये पहुंच रहे हैं। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा डीएम कॉन्क्लेव में। सर, पहला सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से स्थितियां बनी और वाराणसी की वो खबर प्रमुखता से देश के सामने आई थी कि कैसे एक दिन रात को अचानक से एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई और उसके बाद आप लोगों ने मैनेज किया। फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या क्या है, मृत्यु दर कितनी कम हुई है और ऑक्सीजन की स्थिति वाराणसी में क्या है? वर्तमान में एक्टिव केसेस की संख्या मैं बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि केवल 7700 वाराणसी में है। एक टाइम पे जब कोरोना की पीक वेव चल रही थी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में, तब ये संख्या 26 से 27 हज़ार हुआ करती थी। 26-27 हज़ार से घटकर ये एक महीने के अंदर अंदर अपने आज तक के न्यूनतम लेवल पे पहुंच चुकी है। और ये कारण कई थे जिनको इसमें अरेस्ट करने में मदद मिली। जो विशेष रूप से अभियान जो चलाए गए उन्हीं का ये पॉजिटिव नतीजा रहा कि हमारे जिस रिक्वायरमेंट से बेड की आवश्यकता थी वैसे बेड बढ़ते गए। साथ ही साथ जैसे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वैसे वैसे संक्रमण घटता गया। वर्तमान में ऑक्सीजन की, चाहे बेड की या मेडिसिन अवेलेबिलिटी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो,
सभी परिस्थितियों में वाराणसी अभी फिलहाल कंफर्टेबल स्थिति में है। जी सर, अगर हम बात करें एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम की तो वो कितनी मेंटेन हुई है, और दवाइयों को लेकर खासतौर से रेमडेसिविर को लेकर जो हाहाकार मचा था, क्या वो कंट्रोल में है? एम्बुलेंस की व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो शुरू में हम लोगों को 10 से 12 एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती थी। जब हमारे पीक में वेव जानी शुरू हुई तो हम लोगों ने सरकारी एम्बुलेंस के साथ साथ प्राइवेट एम्बुलेंस भी हायर की। 34 एम्बुलेंस हमारी एट ए टाइम चला करती थी, उसको फिर फर्दर बढ़ा के हमारे 38 एम्बुलेंस की गई। एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम था वो बाकायदा कंट्रोल रूम से चेक किया जाता था। उसका रिस्पॉन्स टाइम जो कई बार 20-25 मिनट हो जाता था, अब वर्तमान में 8 से 10 मिनट है। जो 6 बड़े अस्पताल जिनमें ज़्यादा रेफरल होते हैं उनमें 6-6 घंटे की 4 शिफ्ट में हम लोगों ने हेल्प डेस्क भी बनाए, जिसमें प्रशासनिक, पुलिस और अस्पताल के हम लोगों ने कर्मचारी और अधिकारी लगाए। वो भी वहाँ पे एम्बुलेंस के जितने भी मरीज होते थे उतारने में मदद करते थे और उनको उतारने के बाद रिस्पॉन्स टाइम कम करने में मदद करते थे। हम लोगों की जो रेमडेसिविर की जहाँ तक बात है, वाराणसी में अब तक का एवरेज लिया जाए पिछले 1.5 महीने का तो लगभग 700 रेमडेसिविर पर डे के हिसाब से एवरेज हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 28,000 से ज़्यादा वायल हम लोग रेमडेसिविर की डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हम लोगों की सरकारी सप्लाई जो यूपी गवर्नमेंट की मिलती थी, उसके साथ साथ एक गुजरात की बड़ी कंपनी से टाई अप करके हम लोगों ने लगभग 1,500 से 2,000 रेमडेसिविर के वायल्स वीक में 2-2 बार प्राप्त करने शुरू किए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स में और सरकारी कोविड हॉस्पिटल्स में करना शुरू किया। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा डीएम प्रभु नारायण सिंह। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु नारायण सिंह आपका एबीपी गंगा पर। सवाल सबसे पहला आगरा को लेकर ही है कि आगरा में कैसे हालात हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हालात बिगड़े थे तो हम सबने देखा था कैसे हालात वहां पर हो गए थे। अब कितने हद तक कंट्रोल कर पाए हैं, कितने केसेस अब प्रतिदिन सामने आ रहे हैं? देखिए, लास्ट 10 डेज में हमारे यहाँ पॉजिटिविटी, जो सैंपल पॉजिटिविटी होती है डेली की, यह काफ़ी कम हो गई है। पिछले 3 दिनों में लेस देन 4% है, जो कि एक आइडियल टाइप का सिचुएशन है। जहाँ तक नंबर ऑफ बेड की बात है, हमारे पास आज मोर देन 60% बेड, बी इट वेंटिलेटर, आईसीयू बेड या ऑक्सीजन बेड, ये खाली हैं। जहाँ तक ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात है, सिर्फ एक दिन 27 या 28 अप्रैल को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद से आज हम सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ ही हम अपने आसपास के जिलों को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं। आज हमारे पास जो एलएमओ है, अगले 72 घंटे के लिए हमारे पास कैपेसिटी हमारी बनी हुई है। जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर ने हमें एयरफोर्स से सपोर्ट किया, अलग से ऑक्सीजन ट्रेन चली, उससे हमारे पास जितना अवेलेबल हो गया है, आराम से स्मूथली लोग ले रहे हैं। जो हमारे होम आइसोलेशन के भी लोग हैं, हमारे पास 2 एयर टू ऑक्सीजन का भी प्लांट है। एक जगह की कैपेसिटी 900 सिलेंडर पर 24 आवर्स की है, दूसरी जगह की 1200 की है। वहाँ से भी लोग आकर के अपने डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर की पर्ची लगा करके ले लेते हैं। वहाँ पे अब कोई क्यू नहीं है, आराम से लोग ले रहे हैं। जो सैंपल पॉजिटिविटी, जैसे मैंने बताया, जो कम हुआ है, लास्ट टाइम अप्रैल 2020 हमारी 9.36 थी सैंपल पॉजिटिविटी। इस साल अप्रैल में हमारी 8.91 थी, मई में अब 5.57 के आसपास थी, और जब लास्ट 3 डेज में, जैसा मैंने कहा, ये काफ़ी कम हो रही है। सबसे चैलेंज जो अभी हमारा है, जो रूरल एरियाज़ में जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसके लिए जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें जो डायरेक्शंस दिया है, जो आरआरटी है रूरल एरियाज़ में, हमारे जितने भी न्याय पंचायत हैं, टोटल यहाँ 690 ग्राम पंचायत हैं, उसका एक न्याय पंचायत क्लस्टर बना के हम लोगों ने मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर लिया है। हम लोग सब जगह जा रहे हैं। जो हमारे पास 2 सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है जहाँ केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ मैंने अपने हाथ में लिया है वहाँ की कमान। इसके बाद जो अगला 3 ब्लॉक्स हैं जहाँ केसेस ज़्यादा हैं, हमारे स्टूडियो देख रहे हैं उसको। इस तरह हम लोगों ने आपस में काम को डिवाइड कर दिया है। जो एक अच्छी बात है, जो नए प्रधान चुन के आए हैं, अभी शपथ लिया जाना है, बट वो बहुत ही मोटिवेटेड हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ भी ग्राम निगरानी समिति है, उससे हम लोगों ने उनको कनेक्ट कर लिया है। वो कुछ डिलीवर करने के लिए इस टीम के साथ डे नाइट भी काम कर रहे हैं। जो हम लोग ग्राम में केस आते हैं, विद इन 24 आवर्स वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम हो, उनको दवा देने का काम हो, उनको अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता है या बेड की उपलब्धता की बात है, हमारी 108 की एम्बुलेंस जाती है, वहाँ उनको लेकर के आती है। एक घर को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। गांव की बात कर रहे हैं तो गांव में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है जागरूकता की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ग्रामीण खुद सामने नहीं आते हैं और जुकाम बुखार की दवाई लेकर ठीक होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को किस तरीके से समझाया जा रहा है? जागरूकता के लिए विशेषकर क्या अभियान ग्रामीण इलाकों में चलाए जा रहे हैं ताकि लोग बाहर निकल कर आए और खुद बताएं कि उन्हें किस तरीके के सिम्टम्स हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, एक ग्राम पंचायत में हमारा 12 मेंबर्स, जो ग्राम निगरानी समिति है, उसी गांव के हमारे सचिव हैं, उसी गांव की आशा है, एएनएम है, प्रधान है,
और वहाँ के शिक्षक हैं, वो सब एक दूसरे को जानते हैं। एक एक करके सारी जो हमारी आशा वर्कर्स हैं उनको हम लोगों ने जो किट है दिया हुआ है, एक एक घर का सर्वे करते हैं। जहाँ भी कोई भी सिम्टम आता है सबसे पहले दवा दिया जाता है। इसके बाद बगल के हमारे जो सेंटर है, चाहे PSC हो चाहे CSC हो, वहाँ से टेस्ट कराया जाता है और जैसा कि प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, उसके अनुसार उनको दवा दी जाती है। हमारे अगले मेहमान हैं प्रयागराज DM भानुचंद्र गोस्वामी। बहुत बहुत स्वागत है भानुचंद्र गोस्वामी जी आपका ABP गंगा पर। प्रयागराज की मैं बात करूं तो यहाँ पर किस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि सबसे संवेदनशील हालात यहाँ के थे। फिलहाल कितना कंट्रोल कोरोना हो पाया है, क्या कुछ तैयारी? धन्यवाद। मैं इसे बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में एक समय काफ़ी ज़्यादा प्रसार था कोरोना संक्रमण का और प्रतिदिन लगभग 2000 के आसपास पॉजिटिव केसेस यहाँ पर निकल रहे थे और अब इस समय पीक निकल चुका है इसका संक्रमण का। इस समय लगभग 200 के आसपास केसेस पर डे हम ट्रैक कर पा रहे हैं और टेस्टिंग्स अभी भी बहुत ही एग्रेसिवली करवाई जा रही है और पिछले 15 दिनों से इसमें लगातार गिरावट देखा जा रहा है और इसमें पूरी टीम लगातार लगी है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमण पूरी तरह से इसको आगे चलकर शून्य तक लाया जाए और नेक्स्ट वेव की जैसी की चर्चा है उसकी तैयारियों में भी पूरा जिला इस समय लगा हुआ है। भानुचंद्र जी देखिए, हमने देखा था प्रयागराज में कि 2500 केसेस यहाँ पर एक दिन में सामने आए थे, 25 मौत यहाँ पर एक दिन में हुई थी, यानी सबसे ज्यादा हालात प्रयागराज के खराब थे। तो किस तरीके की रणनीति अपनाई गई ताकि इन केसेस को रोका जाए? किस तरीके की रणनीति अपनाई गई ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि कोरोना से कैसे बचना है, कैसे इस संक्रमण को कम करना है? इस पर जो एक देश स्तरीय जो रणनीति है जिसको TTT थ्योरी कहते हैं, उसके अनुरूप ही जिले में काम किया गया और बहुत ही एग्रेसिव ढंग से टेस्टिंग घर घर जाकर की गई। एक भी पॉजिटिव केस जो निकलते थे नेक्स्ट डे टीम उनके घर पहुंचती रही है। अभी इस समय भी इसी रणनीति को अपनाया गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरी 100% की गई और जितने भी कॉन्टैक्ट्स खोज कर के निकाले गए उनमें से भी सभी की टेस्टिंग की रणनीति बनाई गई, उसको मूर्त रूप दिया गया जी। इसके साथ ही जितने भी हमारे पेशेंट निकले उनको हॉस्पिटल से भर्ती करवाना, होम आइसोलेशन उनका कंफर्म करना, साथ में जो रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं पूरे ज़िले में आज की तारीख में भी लगभग 550 रैपिड रिस्पांस टीम जो है उनको क्रियाशील रखा गया है और ये रिस्पांस टीम्स जो विदिन 24 आवर्स जो भी पॉजिटिव केस निकलते हैं उनके घर पर पहुँचते हैं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करते हैं, वहाँ पर पहुँच करके लोगों को उनकी होम आइसोलेशन की अगर स्थिति है तो उसको कंफर्म करते हैं। दवाओं का हमने बहुत ही अच्छे ढंग से वितरण करवाया। लगभग 90% से ज़्यादा ऐसे केसेस जो हमारे ट्रेस हुए उनको हमने घर घर जाकर दवाओं का उन तक पहुँचाई। साथ में जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से हर पेशेंट से दिन में 2 से 3 बार उनसे बातचीत करने की एक निरंतर एक प्रक्रिया अपनाई गई। है DM देवरिया आशुतोष निरंजन। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका ABP गंगा पर। आपसे भी जानना चाहेंगे सबसे पहले देवरिया के ताजा हालात क्या कहते हैं, वहां पर संक्रमण को रोकने में आप कितना कामयाब हो पाए हैं और फिलहाल अभी कितने केस सामने आ रहे हैं? जी नमस्कार। देवरिया में जो स्थिति है वो पहले से काफ़ी बेहतर हुई है पिछले कुछ हफ्तों में और उसका मेन कारण ये है कि हम लोगों ने उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था जहाँ से केसेस ज़्यादा निकल रहे थे, जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा था और उसके बाद उनको हम लोगों ने क्लस्टर कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट करके उसमें जो सर्विलांस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से चलाया। सर्विलांस एक्टिविटी में हम लोग कर रहे थे कि घर घर जा कर के हमारी टीमें जा रही थी और एक क्वेश्चनर पे वो प्रोब करती थी कि किस तरह के व्यक्ति में लक्षण हैं, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है जी और वो किसी पॉजिटिव पेशेंट से कांटेक्ट में आया या नहीं। उसकी वजह से हमने एक संदिग्धों की हमने सूची बनाई थी, उनकी फिर हम लोगों ने हैवी सैंपलिंग कराई थी। दूसरी हमारी ये भी रही कि हमने एक्सटेंसिव और हैवी सैंपलिंग पे बहुत फोकस किया। गवर्नमेंट से जो हमें टारगेट मिला था हम उस टारगेट को लगातार एक्सीड कर रहे थे। हमारा पूरा जोर इस बात पे था कि हम पहले जरा ये ट्रैक कर लें कि कौन कौन से लोग इसमें पॉजिटिव हैं और उनका टाइमली ट्रीटमेंट इंश्योर कराएं। इसमें जैसे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस आए थे कि
मास में लिबरली हम लोग दवा का डिस्ट्रीब्यूशन भी कराए, जिसमें मेजरली आइवरमेक्टिन और बाकी जो जिंक कैल्शियम के सप्लीमेंट्स थे उसको भी हम लोगों ने अपने गांव-गांव में वितरण कराया है। जो भी हमारे पॉइंट्स थे, दवाइयों का वितरण करवाया जा रहा है, तमाम गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है। अगर मैं टेस्टिंग की बात कर लूं आशुतोष जी, तो कितनी टेस्टिंग देवरिया में हो रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां पर अब संक्रमण फैलना शुरू हो गया है? देखिए, ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ जो सैंपलिंग इस समय हो रही है वो एवरी डे जो डेटा हम लोग आता है उसमें 3,500 से 4,000 हम लोग कराते हैं। इसमें से 80% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही करा रहे हैं, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है कि उसमें कई ग्रामीण क्षेत्रों से केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं, तो पूरा फोकस हमारा अर्बन से रूरल में शिफ्ट हो गया है। और हमने अपनी टीम्स को, सभी ऑफिसर्स को ये कह रखा है कि आपका जो सैंपलिंग का टारगेट है आप उसको लगातार एक्सीड करिए। एंटीजन किट्स की कोई कमी नहीं है। जो RT-PCR के लिए भी सैंपल हम ले रहे हैं उसमें हमने अपने जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनकी संख्या 3 गुना बढ़ा दी है। और पूरी कोशिश इस बात की है कि एक्सटेंसिव सैंपलिंग करें, सैंपल को भेजें, रिपोर्ट आए, उसके बाद फिर उसके हिसाब से हम लोग बाकी लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेस करें, फिर उनकी रीसैम्पलिंग कराएं, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, लोगों को आइसोलेट करें। ये पूरी स्ट्रेटेजी हमारी है। आपको कानपुर देहात में किस तरीके के हालात हैं ये भी बता देते हैं। हमारे साथ है कानपुर देहात डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह। बहुत स्वागत है जितेंद्र प्रताप सिंह जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कानपुर देहात के हालात बता दीजिए, ताजा आंकड़े वहां के क्या कहते हैं, मृत्यु दर क्या है, कितने एक्टिव केस अभी फिलहाल कानपुर देहात में हैं? धन्यवाद प्राची। मैं बताना चाहूँगा कानपुर देहात जनपद की जो चैलेंज ये है कि एक अपेक्षाकृत रूप से थोड़ा पिछड़ा जनपद है हमारा और कानपुर नगर के काफी नजदीक है, परंतु उस प्रकार से सुविधाओं का सामान्य विकास उतना नहीं हुआ था। कोरोना का जो चैलेंज आया प्राची हम लोग के सामने, उसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि 20 लाख की आबादी का ये जनपद है और करीब 3,000 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है। ऐसी परिस्थितियों में ये आवश्यक था कि हम अपने मरीजों को ऐसी सुविधाएं दें कि कानपुर नगर पे निर्भरता हमारी ज्यादा ना हो। इस क्रम में जो प्रयास रहे हैं, 2 महीनों से मैं यहाँ पर कार्यभार देख रहा हूँ। वर्तमान में मात्र हमारे 561 अब पेशेंट बचे हैं कोरोना पॉजिटिव और हमारे यहाँ L1 और L2 सुविधा दोनों ही है। L1 सुविधा हमारी केंद्रीय विद्यालय में हम लोगों ने टेम्पररी बनाई जहाँ ऑक्सीजनेटेड बेड है और L2 अस्पताल जो हमारा है प्राची वो डिस्ट्रिक्ट ट्रॉमा सेंटर में है और वहाँ पे हमारे करीब 20 पेशेंट इस समय, बाकी हमारे होम आइसोलेशन में है। जनपद में टेस्टिंग भी काफी व्यापक पैमाने पर हुई है। हमारा दैनिक लक्ष्य जो है प्राची वो 1350 का ही मात्र है, परंतु हम लोग ने 1500 और 2,000 तक सैंपल पर डे किए हैं और इस समय हमारी जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जिसे हम लोग बोलते हैं 1.4 के आसपास है। और मंडल में ये बेहतर है, हमारा जो कानपुर मंडल है जिसमें फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, औरैया, इटावा इत्यादि जनपद है, उसमें हमारी जो क्यूमुलेटिव है अब तक शुरुआत से अब तक वो मात्र 1.2% है और जो हमारी फर्टिलिटी रेट है जिसमें जिनकी डेथ्स हुई है वो मात्र 0.99 है अभी तक सारे पेशेंट्स का। और हमारे साथ अनुज कुमार झा डीएम अयोध्या इस वक्त जुड़ गए हैं। अयोध्या के क्या हालात हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका अनुज जी एबीपी गंगा पर। अयोध्या में किस तरीके के हालात हैं, आप क्या कोशिश कर रहे हैं, कैसे कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो चेन है संक्रमण की इसको तोड़ा जा सके, केसेस को कम किया जाए और लोगों को फैसिलिटीज भी दिए जाए, इलाज भी दी जाए समय पर? देखिए, सबसे पहले अगर मैं एक बैकग्राउंड आपको दूं जी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि पिछले महीने यहाँ पे रामनवमी का त्यौहार था और रामनवमी का त्यौहार यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और पूरे देश से, आसपास के सभी जिलों से बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। लेकिन उस वक्त हम लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि हम यहाँ पे कोई भी क्राउड ना असेंबल होने दें। ये जो त्यौहार था वो मैं समझता हूँ 20 या 21 तारीख को था अप्रैल में जी, लेकिन 16 तारीख के बाद यहाँ पे हम लोगों ने तुरंत सारे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस ऑन कर लिए थे और उसके अलावा जो हमारे होटल्स की या धर्मशालाओं की जो बुकिंग थी उस पर रोक लगा दी गई थी। जगह जगह इसमें जो है रूट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे और आसपास के जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के ऑफिसर्स को अलर्ट किया गया था कि वहाँ से जो इनकमिंग ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जाए। इसका बहुत ही सैल्यूटरी इफेक्ट रहा। तब आसपास के जो हमारे बड़े जनपद हैं जैसे कि लखनऊ और इस तरह के जो बड़े सेंटर्स हैं, सिटीज़ हैं, कानपुर, उनमें केसेस आ रही थी, हमारे यहाँ ज़्यादा केसेस नहीं थे और हम लोगों ने उसको टाइमली जो हमारा एक्सचेंज हो सकता था, जो हमें केस लोड मिल सकता था, उसको हम लोग रोकने में कामयाब रहे
और तब से लेकर के अब तक का, जैसे शुरू से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत ही एम्फेसिस रहा है कि हम लोगों को टेस्टिंग खूब करना है, तो ये हम लोगों का हमेशा ही फोकस रहा कि हमें जो भी टारगेट दिया जाता रहा, जैसे अगर 2000 का भी टारगेट था तो हम तकरीबन 2500 से 3000 टेस्ट करते थे। तो अधिक टेस्टिंग करना और जितने भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको इमीडिएटली उनको मेडिसिन अवेलेबल कराना, उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको तुरंत ट्रेस आउट करना, उनकी टेस्टिंग कराना। जितने भी हमारे पॉजिटिव केस पर डे आ रहे हैं तो 2 कार्रवाई हम लोग तुरंत करते हैं। एक तो उनका तुरंत असेसमेंट करते हैं कि क्या वो घर में रहने लायक हैं या उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए, और उसके आधार पे उनको तुरंत मदद पहुंच जाती है। और दूसरा जो एक काम हम लोग तुरंत करते हैं वो ये करने की कोशिश करते हैं कि उनके आसपास जितने भी लोग और पॉजिटिव हो सकते हैं जी, उनको हम लोग मोबाइल RRTs के माध्यम से, जैसे इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो आज हमारे ज़िले में 36 ऐसी RRT टीमें हैं जो कि लैब टेक्नीशियन के साथ मूव कर रही हैं गांव-गांव। जहां भी कोई भी पॉजिटिव केस आया है उनके सारे कॉन्टैक्ट्स को जो है ट्रेस करके तुरंत उनको टेस्ट करना और ये देखना कि वो पॉजिटिव तो नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो उनके केस में क्या कार्रवाई करना। और इस वक्त जो हमारे अगले मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ DM मुरादाबाद राकेश कुमार सिंह जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका ABP गंगा पर। थैंक यू। सर, सबसे पहले मुरादाबाद का ही डेटा हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इस वक्त कितने एक्टिव केसेस हैं और क्या यहाँ पीक निकल गया है या अभी आप उसको फेस कर रहे हैं? मृत्यु दर कैसी है यहाँ पर? आवाज नहीं आ रही सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, तो एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मुरादाबाद के DM राकेश कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे आवाज बंद करे रहती है। तो चलिए, कोई तकनीकी दिक्कत फिलहाल लग रही है, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त ABP गंगा पर चल रहा है GME कॉन्क्लेव, अपने आप में एक मुहिम, अपने आप में एक अनूठा और अलग प्रयास, जहां पर हम जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्या है कोरोना का हाल और किस तरह ये सभी अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी अपने अपने जिलों की, ये कैसे इस कोरोना से लड़ रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमारे साथ मुरादाबाद के DM राकेश कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सबसे पहले हम मुरादाबाद का डेटा जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एक्टिव केसेस की संख्या कितनी है और मृत्यु दर फिलहाल कैसी है मुरादाबाद में? देखिए, जो मुरादाबाद में एक्टिव केसेज हैं वो 38,393 हैं और 270 अब तक डेथ हुई है। तो कुल मिला के हमारा जो मृत्यु दर है वो 1% से काफ़ी नीचे है, 0.80% है। और जो हमारे इस समय जो एक्टिव मरीज हैं वो 7,233 हैं। तो जो होम, और इसमें से लगभग 6,000 मरीज ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, बाकी हमारे मरीज हॉस्पिटल्स में हैं।